तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च एंड सीजर के बारे में। कैसे एक क्राइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसको कैसे पुलिस ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर्च करता है, और मान लो वो रिकवर हो जाता है, वो मटेरियल रिकवर हो जाता है या वो ऑब्जेक्ट रिकवर हो जाता है, तो कैसे उसे सीज़ किया जाता है एज़ पर सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। एक मोबाइल फ़ोन जब चोरी होता है तो पुलिस ऑफिसर्स का सबसे पहला सवाल जो कंप्लेनेंट को होता है वो ये होता है कि उस डिवाइस का आईएमईआई नंबर क्या था। आईएमईआई नंबर हर एक डिवाइस का यूनिक होता है, तो उसमें क्या होता है, वो उनसे वो चीज़ मांगते हैं कंप्लेनेंट से। अगर मान लो कंप्लेनेंट के पास वो अवेलेबल नहीं होता तो फिर वो कंप्लेनेंट की जो सिम होती है उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाते हैं। तो कॉल डिटेल रिपोर्ट में मेंशन होता है कि लास्ट ये जो सिम जिस डिवाइस में एक्टिव था उसका आईएमईआई नंबर वहाँ से मिल जाता है। अब आईएमईआई नंबर एक बार मिल जाता है तो फिर वो उसे सर्विलेंस में डाल देते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं कि इस डिवाइस में अगर कोई भी फ्रेश सिम एक्टिव होता है तो उन्हें इत्तला कर दिया जाए। अब जो आईएमईआई नंबर से जो सर्विलेंस रिपोर्ट आती है, केवल एक तरीका नहीं होता किसी चीज़ को सर्च करने का या किसी इंसान तक पहुंचने का, ऐसे बहुत से अलग तरीके भी होते हैं। जैसे अगर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है या फिर आपका आइडेंटिटी थेफ्ट है, ऐसे ऐसे जो भी साइबर क्राइम्स हो गए, इसमें क्या होता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईपी एड्रेसेस को भी ट्रैक किया जाता है। बाकी इन डिटेल हम ऐसे समझेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बार जब हम उस इंसान तक पहुंच जाते हैं, उसे ट्रैक करते, आईएमईआई नंबर को ट्रैक करके जब हम उस इंसान तक पहुंच जाते हैं तो उससे पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि आपके पास ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया। अब वो उसे बताएगा कि कैसे आया, और एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ भाई ये वही चोरी का फ़ोन है, तो वो उसे सीज़ कर लेता है। और सीज़ करने के बाद एक सीज़र मेमो क्रिएट कर लेता है। उस सीज़र मेमो में सारी जितनी भी उसके पर्टिकुलर्स होते हैं वो सब मेंशंस होते हैं। अब क्या होता है, जब वो एक्यूज़्ड पुलिस कस्टडी में आ जाता है तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि कैसे किया, कब किया, क्यों किया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर के केसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सी चीज़ें बनावटी होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर खुद ही कन्फेशन डाल देते हैं, अपना काम ख़त्म किया, हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो रोज़ जेल जाता है, इसे आज एक केस में और भेज दो। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, जब उन्हें एक बंदा जब अपनी सज़ा काट के बाहर भी आ जाता है, बावजूद उसके कि उसने कुछ किया हो ना हो, उसे उठा लिया जाता है। बहुत से केसेस में देखा गया है कि इंसान अपनी जहाँ पे वो रह रहा है वो भी छोड़ के चला जाता है इस वजह से, क्योंकि उसे बार बार उठा लिया जाता है, क्योंकि उसके में बीसी लग जाता है, बैड कैरेक्टर लग जाता है, तो फिर वो बार बार उसे वही उठा लेते हैं हालांकि उसने ना भी किया हो। तो इसी वजह से हमारा कानून कहता है कि पुलिस ऑफिसर को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27। अगर उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उसने दी है जिसके वजह से कुछ डिस्कवर होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल, ऑब्जेक्ट, बॉडी, डेड बॉडी, कुछ भी रिकवर हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन, एक्यूज़ की इन्फॉर्मेशन से, तो उसे कनेक्ट किया जा सकता है। एक्यूज़ड ने बोला कि फ़लाना फ़लाना जगह ये चीज़ पड़ी होगी जो कि क्राइम से रिलेटेड है, और वहाँ जाके वो चीज़ मिलती है तो वो कनेक्ट कर रही है दोनों को। हालांकि ये रिकवरी भी फेक की जा सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिकवरी भी फेक हो सकती है क्योंकि इसमें पब्लिक विटनेस अधिकतर केस में होते ही नहीं है। जो विटनेस होते हैं वो खुद ही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा दम नहीं रहता, ये भी ऐसी है। तो इसमें अब हम आगे जाते हैं, तो इसमें एक एग्जांपल है जिसमें बोला जाता है कि एक मिस्टर एक्स था, वो पुलिस कस्टडी में था और उसने बोला कि हाँ मैंने मारा है दूसरे इंसान को, और वो जो स्टेटमेंट देता है वो कहता है आई हैव हिडन द नाइफ फ्रॉम विच आई मर्डर्ड वाई इन द बैक यार्ड ऑफ माई हाउस। अब ये स्टेटमेंट है। अब इस पूरी स्टेटमेंट में कितना पार्ट एडमिसिबल होगा और कितना पार्ट इनएडमिसिबल होगा कोर्ट में, वो देखते हैं हम। अब इसमें बोला गया आई हैव हिडन द नाइफ, केवल इतना पार्ट, और इन द बैक यार्ड ऑफ माई हाउस, केवल ये दो पार्ट जो हैं ये दोनों एडमिसिबल है। बाकी विद विच आई मर्डर्ड वाई ये इनएडमिसिबल है, ये हम नहीं मानते इस बात को, ऐसा लॉ कहता है। वो कहते हैं कि ये चीज़ अगर है, उसने उसका मारा है, तो आप इसे कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए। अब जब भी किसी क्लोज प्लेस में अगर किसी तरीके का सर्च करना होता है तो कुछ कंडीशंस होती है जिसे कंप्लाई करना पड़ता है एज़ पर सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी बताता है कि जब भी ऐसी तरीके का सर्च किया जाता है क्लोज प्लेस में, तो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट विटनेसेस वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो जितना भी सर्च हो रहा है उसको विटनेस कर सकें। और जब एक बार सर्च स्टार्ट हो जाता है और जितनी भी चीज़ें सीज़ की जाती है उसकी एक लिस्ट तैयार करी जाती है, जिससे उस विटनेसेस को साइन करवाए जाते हैं उस लिस्ट में, और जो भी ऑक्यूपेंट होगा उसे कॉपी दे दी जाती है उस लिस्ट की। अब एक बार जब उस चीज़ को अब क्या होता है, जब एक बार वो चीज़ रिकवर हो जाती है ना, तो वो एक तरीके से एक मेंटेन करती है एक प्रॉपर चैन ऑफ कस्टडी की।
ठीक है, तो अब क्या है, उसमें मान लो आपकी कोई भी चीज़ रिकवर हो गई। अब रिकवर होने के बाद जब वो सीज़ होगी ना, तो उसे सील किया जाएगा। तो उसे ऐसे सील करना चाहिए जो कि बिल्कुल जेन्युइन लगे जब भी उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। मतलब जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसे सीज़ करेगा, सील करेगा, तो उसको कैसे सील किया गया है, उसकी सील क्या थी। फिर जब मालखाना जाएगा, मालखाने में जो रिकॉर्ड कीपर होगा वो उसके पर्टिकुलर्स को नोट डाउन करेगा कि कैसे कैसे आया, क्या सील थी, क्या नहीं थी। वो सारी चीज़ें एक तरीके से जो चेन है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चलनी चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं भी टैम्परिंग की जा रही है। अगर ऐसा कहीं भी डाउट आता है तो उसका बेनिफिट एक्यूज़्ड को मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं 65B की। अब फिर से हम पहले वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं कि जो हमने IMEI नंबर वाली बात करी थी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी साइबर क्राइम से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं, इसमें जो भी आप एविडेंस निकालोगे ये ऑनलाइन निकलेंगे। अब ये ऑनलाइन हम जो उसका प्राइमरी सोर्स होगा वो सर्वर है, उस सर्वर को हम कोर्ट में प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, तो उसे हम सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव करेंगे। सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, उसका प्रिंटेड फॉर्म हो जाएगा, एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। तो उस चीज़ को कोर्ट में एडमिसल करने के लिए एक सर्टिफिकेट फाइल किया जाता है 65B का, जिसमें कुछ कंडीशंस होती है। अगर वो फुलफ़िल हो रही होती है केवल तभी वो एडमिट किया जाता है। अब वो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसकी एक्यूरेसी, जो उसके अंदर कंटेंट है उसे। दूसरा वो कहता है कि ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हैं ना इस 65B के साथ, वो रिप्रोड्यूस किया गया है और वो निकाला गया है उस कंप्यूटर से जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में यूज़ किया जाता है। अब एक बार ये चीज़ हो जाती है तो ये भी बताया जाएगा कि मैनर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया गया था, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, किस तरीके से। फिर पूछा जाएगा कि अगर चलो वीडियोग्राफी है, फ़ोटोग्राफी है, तो डिवाइस क्या था, कैमरा था, मोबाइल फ़ोन था, उसके पर्टिकुलर्स भी आएंगे। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे मेन है, डिवाइस वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट इसी चीज़ पे उठाया जाता है कि उस टाइम पे वो डिवाइस काम ढंग से नहीं कर रहा था या फिर उस टाइम पे वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। जैसे सीसीटीवी कैमरा के पर्सपेक्टिव से अगर हम ले कि सीसीटीवी कैमरा में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट आती है कि उस समय वो काम नहीं कर रहा था या रुक रुक के कर रहा था, कैसे कर रहा था, उसने बीच की फुटेज कट गई, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अब ये सारी जो जितनी भी कंडीशंस है केवल इसलिए की जाती है ताकि एक जो भी एविडेंस है ना उसकी एक जो भी क्रेडिबिलिटी है उसको टेस्ट किया जा सके, वो कितना क्रेडिबल है और कितना कोर्ट उस पर रिलाई कर सकती है। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा केसेस भी आता है जिसमें जो कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहा है ना उसके पास वो प्राइमरी सोर्स है ही नहीं, उसके पास वो प्राइमरी सोर्स है ही नहीं, उस पर केवल सेकेंडरी सोर्स है। क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स जिससे वो चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, उस चीज़ वो डिवाइस उसकी पोजेशन में नहीं है, तो वो उसका पर्टिकुलर्स तो दे नहीं सकता कोर्ट में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अब मान लो एक एग्जांपल है जो इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि एक इंसान के ऊपर कोई क्राइम है, उसको अपनी प्ली ऑफ एलिबाई देनी है। प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करने के लिए उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाया जो कि एयरलाइंस के थ्रू इशू किया गया था। अब क्या है, अब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो एयरलाइंस के पास है, उसके पास तो नहीं है, उस पर तो सेकेंडरी फॉर्म है, उसकी सेकेंडरी एविडेंस है। तो कोर्ट इस चीज़ में उसे रिलैक्सेशन देगी क्योंकि ये प्रोसीजरल वर्क है, और उसे कंसिडर करते हुए सम्मन कर देगी कंसर्न अथॉरिटी को कि वो प्रोड्यूस करे उसके ओरिजिनल फॉर्म जो भी है। तो एयरलाइंस की जो कंसर्न अथॉरिटी होगी उन्हें सम्मन कर दिया जाएगा कि जी ये डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं आप इसे कोर्ट में प्रोड्यूस करें। तो इससे आज हमने जाना कि आप कैसे एक चीज़ को सीज़ कर सकते हो, कैसे सर्च किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, और कैसे कैसे फेक केसेस भी इसमें देखे जाते हैं, और कैसे कैसे लोगों को फंसाया भी जाता है सीज़र के नाम पे। और जेन्युइन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है गलत ही हो, जेन्युइन भी हो सकते हैं, बट हैबिचुअल ऑफेंडर और नॉर्मल ऑफेंडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। हैबिचुअल ऑफेंडर के केस में बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं जो कि मैं रोज़ ही सुनता हूँ और देखता हूँ, बहुत सी चीज़ें गलत रहती हैं। बाकी ये था जो सर्च और सीज़र का जो भी प्रोसीजर था नॉर्मली इन जनरल। तो धन्यवाद।